गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 में भारतीय संघ व्यवस्था इंडियन फेडरल सिस्टम इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। संघवाद क्या होता है? संघवाद जो है इंग्लिश वर्ड फेडरलिज्म से अपनाया गया है या हिंदी अनुवाद है उसका, जो कि लैटिन वर्ड फॉइडिस से लिया गया है। फॉइडिस का अर्थ है संधि या समझौता। गार्नर ने संघवाद को समझाते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च होती हैं। अगर हम शक्तियों के विभाजन या सेंट्रलाइजेशन के आधार पर बात करें तो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन, जैसा कि हमने ग्रेट ब्रिटेन में पढ़ा था, एकात्मक शासन वहाँ पाया जाता है। क्या होता है एकात्मक शासन? एकात्मक शासन जहाँ सारी जो पावर्स हैं वो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती हैं। जो ये केंद्रीय सरकार होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक जो सुविधाओं के लिए जो है शक्तियों को स्थानीय इकाइयों को डेलीगेट करती है। अब चूंकि जो केंद्रीय सरकार है ये शक्तियों को प्रदत्त करती है, डेलीगेट करती है, तो वो स्थानीय इकाइयों से उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। तो एकात्मक शासन में जो है जो केंद्रीय सरकार होती है वो पावरफुल होती है। सारी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है। ये केंद्रीय सरकार की इच्छा पर डिपेंड होता है कि वो कितनी शक्तियाँ जो है स्थानीय इकाइयों को डेलीगेट करे। दूसरी प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो है संघीय व्यवस्था। इसके अंदर दो प्रकार के जो है मैं अगर बात करूँ संघीय व्यवस्था के अंदर दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, और इन दोनों के ही बीच में जो चाहे संघीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो उसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और ये विभाजन जो है एक लिखित संविधान, जो कि सर्वोच्च भी होता है, के द्वारा किया जाता है। तो भारत ने जो है वो है जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने संघात्मक व्यवस्था अपनाई क्यों? अगर हम देखें तो भारत जो है एक तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल है और जनसंख्या की भी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, आचार विचार, मतलब इतने डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ये जो डाइवर्सिटी थी इसे अगर हम प्रिजर्व रखने की बात करें तो ये जो है हम संघात्मक के द्वारा ही इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते थे। लेकिन इसी के साथ साथ जो है हमें डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी या एकता के तत्व को भी अपनाना था। तो इसलिए भारत में जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है उसमें कुछ तत्व एकात्मक व्यवस्था के भी जो है वो अपनाए गए हैं, क्योंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो जो है इस बात से तो उन्हें पता था कि भारत जो है उसमें विभिन्न जो सभ्यताएं, संस्कृति, जीवन जीने की जो शैली जो पाई जाती है उसे प्रिजर्व रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है उन्हें ये चीज़ भी पता थी कि भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता, उसको भी कहीं इस संघवाद से खतरा न हो। इसीलिए उन्होंने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है वो संघीय व्यवस्था वास्तव में अगर हम कहें तो रियल संघीय व्यवस्था नहीं है। उसे जो है अर्ध संघात्मक या कुछ लोग इसे अर्ध एकात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। इवन आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है क्लियर लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। जब ये बात कही गई है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसके अंदर दो चीज़ें निहित होती है। पहली चीज़, जो भारत में जो संघवाद है वो कोई एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, यानी इसकी जो इकाइयां हैं उनके मध्य कोई समझौता नहीं हुआ और इस समझौते के फलस्वरूप जो है भारत में संघीय व्यवस्था का गठन नहीं हुआ। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कह रहे हैं इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि ये जो इकाइयां हैं ये जो है कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकती, इसलिए ये वर्ड यूज़ करा है दैट इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक चीज़ और समझो कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियर करा है कि भारत जो है एक संघ राज्य है। तो इसका ये मतलब है कि इसके यहाँ शक्तियों का विभाजन तो होगा केंद्र और राज्य सरकार में, लेकिन इन सब के बावजूद भी संविधान निर्माताओं द्वारा जो है एक सशक्त केंद्र की जो है वो बात रखी गई है। इसीलिए संघीय शासन होने के साथ साथ जो है एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी जो है संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि संघवाद का मुख्य गुण क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन। तो हमने इस सिद्धांत को अपनाया है, केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन, इसलिए जो है हमने संघवाद को अपनाया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इंडियन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, इसीलिए जो है उन्होंने संघात्मक के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण जो है संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान में जो है इंक्लूड किए गए हैं। अब एक चीज़ और समझो, संघीय व्यवस्था जो है उसका निर्माण दो तरीकों से होता है। पहला होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल मतलब जब जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो मिलकर जो है एक नया राज्य का गठन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, चाहे उनको सुरक्षा की भावनाओं की, अगर दूसरे देशों से सुरक्षा की बात हो या एक कंप्लीट डेवलपमेंट की बात हो, तो जो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जब वो मिलकर एक बड़े राज्य का गठन करते हैं तो वो संघवाद को अपनाते हैं, जैसा कि अमेरिका में अपनाया गया। दूसरा तरीका होता है संघवाद अपनाने का, जिसमें जब देश बहुत बड़ा होता है और एक सेंटर से पूरे कंट्री को गवर्न कर नहीं किया जा सकता, तो जो है देश को विभिन्न विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो जो है इसमें केंद्र जो है इकाइयों को, मतलब अपन केंद्र से शक्तियों को लेकर इकाइयों को बांट दिया जाता है। कनाडा या इंडिया की बात करें तो दोनों में जो संघवाद हैं इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा था कि 1935 के एक्ट में जो है ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। हालांकि उस समय ये अखिल भारतीय जो संघवाद की जो व्यवस्था है 35 के जो एक्ट में अपनाई गई थी वो लागू नहीं हो पाई, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो है संघीय व्यवस्था को संविधान में अपनाया है। मैं पुनः इस चीज़ पर जोर देना चाहूँगी कि भारत में संघीय शासन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो है भारत के संविधान में जो संघात्मक लक्षण है उस पर परिचर्चा जो है हम करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर जो है संघात्मक लक्षणों की बात करें तो पहला जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता। पहला लक्षण हम बात करेंगे वो है संविधान की सर्वोच्चता।
उसकी अगर हम बात करें पहले लक्षण की, जो मैंने आपसे कहा संघात्मक लक्षण की, जो है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है। कोई भी सरकार, चाहे वो संघीय सरकार हो या राज्य सरकार, ये संविधान उन सब पर बाध्यकारी है और केंद्रीय और राज्य सरकार ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। जितने भी, अगर मैं बात करूं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो सब संविधान के अनुरूप ही कार्य करने की शपथ लेते हैं। ठीक है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब संविधान के जो है उन सब में संविधान सर्वोच्च है और जो है कोई भी जो है इस संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हमने हमारे यहाँ किस प्रोविजन को अपनाया है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। दूसरा जो भारतीय संविधान में संघात्मक का लक्षण है कि वो है शक्तियों का विभाजन। प्रायः जितने भी संघात्मक संविधान होते हैं उसमें संविधान के द्वारा संघीय और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारतीय संविधान में भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है संघीय सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 थे और संवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो कि वेरियस अमेंडमेंट्स के बाद वर्तमान समय में संघीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब ये जो संघीय सूची है, इन विषयों पर जो है संघीय शासन को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस संघीय सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है विदेशी मामलों से संबंधित सुरक्षा, मुद्रा, यानी जो विषय राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो विषय जो है संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों पर जैसा मैंने आपको बताया कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इन विषयों पर कानून जो है केंद्रीय सरकार जो है संघीय सरकार वो कानून बनाती है। राज्य जो सूची है उसमें 61 विषय है। ये जो विषय हैं जो कि स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर जो है कानून बनाने का काम होता है राज्य सरकारों का। अब इनमें कौन कौन से विषय हैं? इनके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये जो राज्य सूची के अंदर जो है स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, न्याय, ये विषय आते हैं। तीसरी सूची है भारत में, वो है संवर्ती सूची। इस संवर्ती सूची में संवर्ती सूची में केंद्र और संघीय सरकार दोनों ही कानून जो है बना सकते हैं। इसके अंदर जिन विषयों को शामिल किया गया है वे है विवाह, तलाक, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक समस्याएं आदि। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस तरह से किसी भी संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, भारतीय संविधान में भी संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन किया गया है। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो जो है संघीय सरकार को सौंप रखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि संघवाद का मुख्य गुण जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होता है और हमारे संविधान में इस जो सिद्धांत है इसको अपनाया गया है। ठीक है, अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें संघीय शासन की, तो तीसरी विशेषता होती है संघीय शासन की, वो है
लिखित और कठोर संविधान। भारत का जो संविधान है उसे भी एक समय विशेष के अंदर लिखा गया था। ठीक है, संविधान का जो मूल रूप था उसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। इसमें संघ व राज्यों के संबंध में विस्तृत वर्णन की जो है वो दिया गया था। तो हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के साथ साथ भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपनाया है, कठोर संविधान को भी अपनाया है। कठोर संविधान से क्या अर्थ है? जहाँ संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से जो है भिन्न पद्धति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हो, यानी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संविधान में जो संशोधन है उसको करने की प्रक्रिया जो एक साधारण कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे डिफरेंट होती है। कैसे? साधारण कानून तो जैसा आपको पता है संसद के साधारण बहुमत से पारित होने पर किसी भी विधेयक को कानून का रूप दे दिया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो है संसद के विशेष बहुमत जो कि 2/3 बहुमत होता है उसकी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 368 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो कि जहाँ तक इसके जो फेडरल फीचर्स हैं उसके संदर्भ में देखा जाए तो संसद के विशिष्ट बहुमत और कुछ प्रावधानों में राज्य विधानसभाओं के भी जो है उनकी भी स्वीकृति की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अगर हम भारतीय संविधान के अंदर उसकी संघीय फीचर्स को देखें तो वो है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान ने जो है संविधान के रक्षा के रूप में जो है एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की स्थापना की है जो ये चेक कर सके कि कोई भी कानून, चाहे वो संघीय संसद या राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जा रहा है, अगर वो संविधान की दृष्टि से विपरीत है तो ऐसे कानून को जो है वो असंवैधानिक घोषित करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ये शक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी रखी है। ये जो न्यायपालिका है ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये भी चेक करती है कि जो संघीय या राज्य की सरकारें हैं वो निरंकुश तो नहीं हो रही और केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करती है। और इनके केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के मध्य आपस में कोई विवाद होता है तो उनको निपटाने का काम भी जो है इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी फेडरल सिस्टम के, वो सारे फीचर्स भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो एक संघात्मक शासन है। लेकिन फिर इस चीज़ को समझ लीजिए कि भारतीय जो संविधान है उसे संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे बहुत सारे लक्षण भी हमारे संविधान में इंक्लूड करे जो कि प्राय एक यूनिटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। वो क्या लक्षण है उसे जो है हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।